हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका मल्हार के पाठ 10, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सा उद्बोधन कहा जा सकता है इसे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा उस समय जो राष्ट्र की स्थिति थी, हमारा राष्ट्र, हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। तो उस समय हमारे देश के युवा वर्ग या तो दबे कुचले हुए थे या फिर अपने सपने नहीं देख पा रहे थे, बहुत ही मुश्किल से उनका जीवन गुजर रहा था। तो उन युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप स्वप्न देखना मत छोड़िए, स्वप्न देखिए और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष करिए। और वो चाहते थे कि वो इस देश की जो समस्या हो रही है, हमारा देश गुलाम है, इससे हमारे युवाओं को ये जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे कि भाई एक आदर्श समाज और राष्ट्र तो का जो स्वरूप होता है वो अपने देश के लिए साकार करें। तो वो उन्होंने वहां पर भाषण के द्वारा, अपने संबोधन के द्वारा उस समय के जो युवा वर्ग थे उनको जगाने की कोशिश किया था। तो दोस्तों, ये एक कहानी नहीं है बल्कि एक उद्बोधन है, बल्कि सुभाष चंद्र बोस जी का एक भाषण है ये, जो उन्होंने युवा वर्ग के लिए किया था। तरुण का अर्थ होता है युवा, स्वप्न का अर्थ हुआ स्वप्न, कि युवाओं को किस प्रकार का स्वप्न देखना चाहिए, कैसे वो अपने राष्ट्र प्रेम की जो भावना उनके अंदर है, कैसे उसे वो और भी ज्यादा जगाए और अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने की क्षमता उनके अंदर हो, वो अपने राष्ट्र के लिए कुछ करे। तो तरुण के स्वप्न मतलब युवाओं के स्वप्न। अब हम लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे स्वाधीन संपन्न समाज और राष्ट्र का सपना देखते थे जिसमें व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो, मतलब उसे दूसरों के अनुसार चलने की जरूरत ना पड़े, गोरे काले का भेद ना हो, कोई रंग भेद ना हो, कोई जाति भेद ना हो, शिक्षा और शिक्षा की भेद ना हो, सबको पढ़ने का मौका मिले, लड़का लड़की का भेद ना हो और हमारा समाज हर बुराइयों से मुक्त हो, समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से भागीदार बने। वे अपने उद्बोधनों में नारी मुक्ति और सभी को शिक्षा तथा समान अवसर मिलने की बात भी करते थे। अपना यह स्वप्न वे युवाओं को सौंपना चाहते थे, जिससे आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का रूप साकार हो सके। आइए अब हम नेताजी के उस उद्बोधन के विषय में जानते हैं, जो उन्होंने मोदनीपुर जिला युवक युवक सम्मेलन में 29 दिसंबर 1929 को युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रकट किया था। मतलब ये जो उद्बोधन उन्होंने दिया, ये जो भाषण उन्होंने दिया था, वो उन्होंने मोदनीपुर जिला में दिया था। वहां युवकों का सम्मेलन हुआ था कब? 29 दिसंबर 1929 को। और युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे कि हमारे देश का भविष्य कैसा होना चाहिए, हमारे राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी एक प्रखर नेता थे। उनकी सोच महान थी। वह चाहते थे कि वो एक ऐसे समाज का निर्माण करे, हमारा राष्ट्र इस प्रकार का हो जहां किसी का भी जाति के साथ कोई भेदभाव ना हो, लड़का लड़की को लेकर कोई भेदभाव ना हो, गोरे काले को लेकर कोई भेदभाव ना हो। तो उन्होंने एक स्वर्गीय नेता देश बंधु चित्तरंजन दास, जो बहुत ही महान क्रांतिकारी थे और महान नेता थे, इनको इनके विचारों को लेकर उन्होंने युवाओं को समझाया कि स्वप्न तो अनेकों ने देखा। हमारे नेता स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने भी देखा था। क्या देखा? एक स्वप्न देखा। वही स्वप्न ही उनकी शक्ति है और उनके आनंद का निर्झर रहा है, उनके आनंद का कारण रहा है। किनके? सुभाष चंद्र बोस जी का। उसके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। मतलब उन्होंने जो स्वप्न देखा था देश बंधु चित्तरंजन दास जी ने, उसी स्वप्न को पूरा करने में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई। उनके अंदर जो उत्साह था वो सब उनके स्वप्न के कारण, क्योंकि वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां लोग किसी के दबाव में ना रहे, बिना डरे अपने जीवन में अपने स्वप्न को पूरा करें। और उनके अंदर आनंद का कारण भी यही था कि वो अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे थे। और उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं, क्योंकि आज हम लोगों की कंधे पर यह दायित्व है कि हम लोग उनके स्वप्न को पूरा करें। इसलिए हमारा भी अपना एक स्वप्न है। इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और लिखते हैं। उसी स्वप्न को पूरा करने के लिए हमारे अंदर यह प्रेरणा आती है कि हम परिश्रम करें। हम जो कुछ भी बोलते हैं स्वप्न को पूरा करने के लिए ही बोलते हैं। भाषण भी देते हैं तो उसी स्वप्न को पूरा करने के लिए। अपने सारे कामकाज को हम ध्यान में रखते हैं कि हमारा कामकाज इस हिसाब से हो जो हमारे स्वप्न को पूरा कर सके। वह स्वप्न है या आदर्श है, यह हम कह नहीं सकते, क्योंकि
यदि वो स्वप्न है, इसलिए स्वप्न है क्योंकि हमने एक ऐसा समाज के निर्माण की चाह रखी है, और आदर्श है इसलिए क्योंकि उसको पूरा करने के लिए हम जितने काम कर रहे हैं सभी अच्छे हैं, इसलिए वो आदर्श भी है। हम चाहते हैं एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। ये क्या चाहते हैं कि सर्वांगीण मतलब उसके सभी अंगों का विकास हो, वो स्वाधीन हो मतलब वो अपने अधीन हो, कोई दूसरा उसे अपने अधीन ना करे, कोई दूसरा उस पर चढ़ाई ना करे, उसे किसी की गुलामी ना झेलनी पड़े, वो एक संपन्न समाज हो और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो और समाज के दबाव से वह मरे नहीं। उस समाज में जाति भेद का स्थान नहीं हो। उस समाज में नारी मुक्ति होकर समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करे। मतलब उन्होंने कहा कि एक ऐसा समाज का निर्माण होना चाहिए जहां नारी को पूरी मुक्ति मिले, नारी आजाद होकर जी सके, समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार हो, वो उसका उपभोग करे और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से हिस्सा भी ले। उस समाज में अर्थ की विषमता ना हो, मतलब कोई अमीर कोई गरीब ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और उन्नति का समान अवसर पाए। जिस समाज में श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होगी तथा आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं होगा, जो राष्ट्र किसी भी विजातीय विजातीय मतलब दूसरी जाति का के प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा। मतलब जो राष्ट्र किसी विजातीय मतलब दूसरे विदेश से आई हुई लोगों के प्रभाव से हर तरह से मुक्त रहेगा, जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा या भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जिसमें स्वदेशी समाज जो हमारे देश के समाज है वो यंत्र के रूप में काम नहीं करेंगे और वहां पर लोग अपनी स्वेच्छा से अपने अनुसार जिएंगे। सर्वोपरि वह समाज है और राष्ट्र जो भारतवासियों का अभाव मिटाएगा, भारतवासियों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, तभी वो एक आदर्श समाज और एक आदर्श राष्ट्र कहलाएगा। या वो भारतवासी आदर्श आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा, बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा। गण्य होगा मतलब गिने जाएंगे। जब हमारे देश के सभी नागरिक अपने कर्म को करते हुए थोड़ा सा भी आलस नहीं करेंगे, अपने कर्म को करते हुए कोई लालच नहीं रखेंगे, किसी के साथ एक तरीके से कहा जाए तो किसी को परेशान बिना किए अपना कर्म करेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, आलस नहीं करेंगे, तब हमारा समाज आदर्श समाज बनेगा और हमारा राष्ट्र आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा, गिने जाएंगे। मैं ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र का ही स्वप्न देखता हूँ। अब उन्होंने वहां पर युवा वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ऐसे ही समाज और ऐसे ही राष्ट्र का स्वप्न देखता हूँ जो पूरी तरह से आदर्श हो। यह स्वप्न मेरे समक्ष नित्य एवं अखंड सत्य है। मतलब मैं यहाँ पर इस स्वप्न को मैं रोज देखता हूँ और अखंडित रूप से, मतलब ये खंड नहीं हो सकता है। मेरे राष्ट्र को इस तरीके से बनने में कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है, हर प्रकार का त्याग किया जा सकता है, हर संकट को सहा जा सकता है और इस स्वप्न को सार्थक बनाने के दौरान प्राण देना भी पड़े तो दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मरण ही स्वर्ग मरण है। क्योंकि यदि हम इस तरीके से मरेंगे तो निश्चित रूप से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर सही मायने में स्वर्ग है, लोग अच्छे कर्म करके स्वर्ग जाते हैं, तो यदि हम अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए कर्म करें, चाहे वो करते हुए हमें मरना क्यों ना पड़े, यदि हम इस तरीके से अपने प्राण देंगे, इस तरह से हम मरेंगे, तो हमें स्वर्ग जरूर मिलेगा। वो मरण ही तो स्वर्ग के समान है। हे मेरे तरुण भाइयों, हे हमारे युवा भाइयों, तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ यही स्वप्न जो हमें असीम शक्ति देता है, अपार आनंद देता है, जो मेरे क्षुद्र जीवन को भी सार्थक बनाता है। यह स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, तुम इसे स्वीकार करो और इसी के लिए तुम संघर्ष करो। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। हमारे मित्र, हमारे बड़े वरिष्ठ थे देश बंधु चित्तरंजन दास, जिन्होंने स्वप्न देखा था कि एक आदर्श समाज और एक आदर्श राष्ट्र की वो स्थापना करेंगे और वही स्वप्न उनके लिए प्राण वायु के समान थी, आनंद का कारण था, उत्साह का कारण था। तो हे मेरे तरुण भाइयों, हे मेरे युवा भाइयों,
मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई भी चीजें नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक स्वप्न दे सकता हूँ और ये स्वप्न ही आपको असीम शक्ति देगा, अपार आनंद देगा और मेरे क्षुद्र जीवन को भी सार्थक यही स्वप्न बनाता है। ये स्वप्न मैं आपको उपहार स्वरूप दे रहा हूँ और आप इसे स्वीकार कीजिए और इसे पूरा करने में दिन रात लग जाइए। यदि इसे पूरा करने में आपकी मृत्यु भी हो, आपको मरना भी पड़े, वह मरण ही स्वर्ग के समान होगा। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए उस समय यह बात कही थी। इसलिए मैंने आपको कहा कि यह एक कोई कहानी नहीं बल्कि एक भाषण है जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, यह पाठ यही समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह कथन ही सुभाष चंद्र बोस जी जैसे विद्वानों का है और उनके शब्द ही तो अनमोल होते हैं। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, इसे जरूर लाइक करें और फीडबैक के रूप में अपनी कमेंट दें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी जान पहचान वाले हैं सबके पास इसे शेयर कीजिए, ताकि वो सभी इसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।